शिवी रोहन से बात बात पे झगड़ती थी। यही नोक-झोंक दोनों को बहुत करीब ले आई। वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और शादी करने का फैसला कर लिया। रोहन, मुझे तुमसे शादी करने के लिए अब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या? शादी और तुमसे? पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तुम्हारा बाल नोच लूँगी। हाँ। पहले प्रॉमिस करो, तुम शादी के बाद मुझे रोज रोज ऑमलेट बनाकर नहीं खिलाओगी। तभी मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि ऑमलेट के अलावा तुम्हें कुछ और बनाना आता ही नहीं है। और भाई देखो, मैं रोज ऑमलेट नहीं खा पाऊँगा। तुमको तो पता ही है मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ बाप होते तो सीखती ना। सीवी, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। चलो, तब देर किस बात की? पंडित जी से बात करके शादी की बात पक्की कर लेते हैं। मेरे आगे पीछे भी तो कोई नहीं है। दोनों की शादी पक्की हो गई और शादी भी हो गई। दोनों को भविष्य के लेके बहुत सुनहरे सपने थे। दोनों आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहे थे। अच्छा सीवी, ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ जाना है? रोहन, हनीमून के लिए हम मनाली चलेंगे। फिर पक्का। तुम कल अपनी पैकिंग कर लो, परसों हम सुबह सुबह घर से निकलेंगे। तुम कितने अच्छे हो रोहन। वह ट्रेन से मनाली के लिए निकल लिए। मनाली पहुंचने के बाद दोनों ने रास्ते में टैक्सी ली, लेकिन कुछ देर बाद उनके गाड़ी से एक गाड़ी की टक्कर हो गई। उनका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर तो बच गया, लेकिन उन दोनों को बहुत भारी चोट आई। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। उन दोनों को देखा तो सबको बुलाकर इकट्ठा किया और उनको हॉस्पिटल ले गया। हे भगवान, लगता है दोनों की नई नई शादी हुई है। कितना बुरा हुआ है इनके साथ। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। शिवी को कुछ देर बाद होश आ गया, लेकिन रोहन को होश नहीं आया। ये क्या हुआ रोहन? हम तो हनीमून के लिए जा रहे थे, लेकिन ये सब कैसे हो गया? अब आगे क्या होगा? बेटी मत रो, ईश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, जब तक तुम्हारे पति ठीक नहीं हो जाते, तुम मेरे यहाँ रह सकती हो। लेकिन बाबूजी, इन्हें ठीक होने में ना जाने कितना समय लगेगा। क्या तुमने मुझे बाबूजी कहा? इस शब्द को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अब तुमने मुझे बाबूजी कहा है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो और मेरे घर चलो। देखो बेटा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, मगर तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तभी वहां पर डॉक्टर आ गया और आकर बताया। देखिए, इनके पैर की हड्डी टूट गई है। कम से कम इनको ठीक होने में 6 महीने लगेगा। तब तक इनको बिस्तर पे ही रहना होगा। 6 महीने! ये सुनकर तो शिवी के होश उड़ गए। रोहन को तकलीफ ना हो तो शिवी बोली। 6 महीने? 6 महीने तो चुटकियों में गुजर जाएंगे, है ना रोहन? रोहन खामोश था। उसको अपने बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शिवी के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप दयाल के साथ उसके घर चली गई। दयाल बहुत गरीब किसान था। मनाली के पहाड़ों पे थोड़ी मोड़ी खेती करके उसका गुजारा हो जाता था, मगर अब उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ी हड्डियों में काम करने की ताकत नहीं रही।
पत्नी बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। एक बेटा था जो पत्नी के साथ झगड़ा होने पर आत्महत्या कर लिया था। बहू अपने हिस्से की संपत्ति लेकर चली गई थी। दयाल अपने 2 कमरे के मकान में अकेले गुजारा कर रहा था, इसलिए उसने उन दोनों को अपने घर में शरण दे दी। दयाल उन दोनों से बोला, बच्चों, आज से यह कमरा तुम्हारा। तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। तुम्हारे रहने पर मेरा भी मन लगा रहेगा। शिवी ने बूढ़े दयाल की मदद से रोहन को एक खाट पर लेटा दिया। तुम रोहन का ख्याल रखो, तब तक मैं कुछ खाने का व्यवस्था करता हूँ। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि घर में राशन खत्म हो गया है। बस घर में कुछ अंडे रखे हुए हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूँ? बाबूजी, मुझे तो ऑमलेट बहुत पसंद है। आप रुकिए, सामान बता दीजिए, मैं बनाती हूँ। मुझे ऑमलेट बनाना बहुत अच्छे से आता है। शिवी जल्दी से रसोई घर में गई और ऑमलेट बना लिया। दयाल ऑमलेट खाकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, काश ऐसा ऑमलेट मुझे रोज खाने को मिले। शिवी को भविष्य की चिंता सताने लगी। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, परदेश में रहने के लिए छत तो मिल गया, लेकिन पेट कैसे पलेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो जैसे अपाहिज ही हो गया हूँ। मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाऊंगा। सिवी, तुम अकेले क्या करोगी? इससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता। कम से कम मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तो खराब नहीं होती। तुम ठीक हो जाओगे रोहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। शिवी ने कह तो दिया, लेकिन वह खुद परेशान थी कि वह अब आगे क्या करे। बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबूजी, रहने को तो घर मिल गया, लेकिन रोजी रोटी कैसे चलेगी? पैसे का इंतजाम कहाँ से हो? मेरे पास भी तो इतना पैसा नहीं है बेटी। लेकिन हाँ, तुम तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। यहाँ पे पहाड़ पे घूमने लोग आते हैं। उन लोगों को तुम्हारी ऑमलेट बहुत पसंद आएगी। वह लोग बहुत डिमांड करते हैं ऑमलेट की। तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चलेगी। तुम वह क्यों नहीं खोल लेती हो? ऑमलेट बनाने का दुकान खोल लो। बहुत चलेगी बेटी, मैं कह देता हूँ। दयाल की बात सुनकर शिवी ने ऑमलेट बेचने का फैसला कर लिया। रोहन ने बहुत मना किया, लेकिन उसने अपने पर्स से पैसे निकालकर एक ठेले पे ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। पहाड़ों पर शिवी की मसालेदार ऑमलेट खूब बिकने लगी। सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ ऑमलेट के बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। दयाल भी शिवी की मदद करने लगा। वह बाहर ठेले पर ऑमलेट बनाकर बेचती थी और रोहन की अच्छे से देखभाल भी करती थी। सिवी, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तुमने अपने ऑमलेट बेचने की वजह से सबका दिल जीत लिया। तुम मेरे साथ हो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रोहन। कुछ दिनों बाद शिवी के ऑमलेट के चर्चे पूरे घाटी में पहुंच गए। 6 महीने बाद रोहन भी ठीक हो गया और अपने पैरों पे चलने लगा। शिवी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे चिल्लाई, बाबूजी, बाबूजी, सुनो, इधर आओ, रोहन अब चल सकते हैं। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान तुम्हारे आंचल को खुशियों से भर दे। बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी ऑमलेट वाली पत्नी का कमाल है। रोहन चलो, अब हम अपने घर चलते हैं। नहीं, तुम लोग कहीं मत जाओ। तुम लोग यहीं रहो। तुम लोग अगर चले गए तो तुम्हारे ऑमलेट वाले ग्राहक तुम्हें खोजते हुए
यहाँ आएंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बाबूजी, वह अगर पूछेंगे तो उनको यही बताना परदेसी थे, चले गए। मैं भी अब अपने घर पे जाकर वहाँ ऑमलेट बनाकर बेचूंगी। मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। दयाल इतना कहकर बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। वह दोनों दयाल को दुखी देखकर वहां से जा नहीं पाए और शिवी बोली, बाबूजी, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। हम यहाँ रहें या वहाँ रहें, क्या फर्क पड़ता है। दयाल ने हंसते हुए कहा। हा 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 हा। देखा रोहन, तुम्हारी ऑमलेट वाली पत्नी कितनी समझदार है। यह सुनकर सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। निक्की एक बौनी लड़की थी। उसके माता पिता उसके शादी के लिए बहुत परेशान थे। तभी उसके लिए जितेश का रिश्ता आया। वह मांगलिक था। पंडित ने बताया कि वह सिर्फ मांगलिक लड़की से ही शादी करे। अगर वह मांगलिक लड़की से शादी नहीं किया तो वह मर जाएगा। अगर मांगलिक लड़की ना भी मिले तो किसी साधारण लड़की से शादी करके उसको 1 साल बाद छोड़ दे। तब सारा दोष लड़की पे चला जाएगा। तभी उनको मंगल नाम का बला निक्की के ही सिर पे डालना सही लगा। निक्की को खुश रखने का सपना दिखाकर नितेश ने निक्की से शादी कर ली। पहले दिन निक्की के सासू माँ ने बोली, हमारे यहाँ पहले दिन रसोई की रस्म की जाती है। अभी सभी लोग रुके हैं, तुम जाकर जल्दी से खाना बना लो सबके लिए। निक्की परेशान हो गई। आखिरकार वह इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी। ये रसोई, बाप रे कितना बड़ा है, और कैसे कैसे चीज़ रखे हैं यहाँ। मैं तो इनका नाम भी नहीं जानती। और गैस कितना ऊपर रखा है, वहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। तभी उसकी सास आ गई और बोली, अरे बहू, डर गई क्या? अभी तो यह पहली रस्म है। अभी तो ना जाने कितने रस्म बाकी हैं। जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो रिश्तेदार भूखे चले जाएंगे और बदनामी होगी सो अलग कि बौनी बहू से रसोई का रस्म भी नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, बस आप सामान बता दीजिए। रसोई में सारे सामान भरे हुए हैं। मुझे कोई रसोई में गलती नहीं चाहिए। हाँ। उसने जल्दी से जाकर फ्रिज खोल के देखा। फ्रिज में सारा सामान भरा था। उसने सोचा, फ्रिज में सारा सामान भरा है। हाँ, मैं वेज बिरयानी बना लेती हूँ। वैसे भी मेरे बापू ने कहा है कि मेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा देवी निवास करती हैं, तो मैं कैसा भी बनाऊंगी वो अच्छा ही बनेगा। तो आज मैं वेज बिरयानी सबको बना के खिलाऊंगी। हाँ। निक्की ने झटपट सामान तैयार किया, लेकिन उसको एक समस्या ये थी, इतना ऊंचा चूल्हा रखा है, वह उस पर बिरयानी बनाएगी कैसे। वह स्टूल उठाकर लाई और स्टूल पर खड़े होकर खाना बनाने लगी। क्रांति ने उसे स्टूल पर देखा तो वह जोर से हंसने लगी। तुम तो छलांग लगाकर बंदरिया के जैसे ऊपर ही चढ़ गई। तुम्हारे आकार से बड़ा तो ये भगोना है। तुम कैसे करोगी? मुझे तो ये डर है कि तुम उस भगोने में ही ना गिर पड़ो। वैसे बना क्या रही हो? बिरयानी आती भी है या? वह झपाक से स्टूल से कूद गई और बोली, आती है माँ जी,
आप मेहमानों को खिलाइए। जिंदगी भर बिरयानी का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। रिश्तेदार उंगलियां चाटते रह गए और बौनी बहू की पहली रसोई की बहुत तारीफ करी। जितेश, आपको मेरे हाथों की बिरयानी कैसी लगी? ठीक थी। बस ठीक थी। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी खूब तारीफ करूं और तुम्हें गोद में उठाकर नाचूं कि मेरी बीवी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। वैसे तो तुम्हारी माँ ने कुछ दिया नहीं, लेकिन चलो ठीक है, खाना बढ़िया बना लेती हो। मेरे माँ को देने के लिए हुनर, शिक्षा और संस्कार के अलावा देने के लिए कुछ नहीं था। तभी वहां क्रांति आ गई और निक्की की बात सुनकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे हुनर और संस्कारों के पोस्टर छपवा दें? निक्की समझ नहीं पाई। आज उसका ससुराल में दूसरा दिन है और नितेश और उसकी सास उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक सप्ताह बाद नितेश ने पूछा, निक्की, ये क्या, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि घर में कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए? देखो पंखे पे कितनी धूल जमी हुई है। नितेश, मेरा कद कितना छोटा है, मेरे हाथ पंखे तक कैसे जाएंगे? बौनी कहीं की। निक्की रोने लगी। अब तक तो दुनिया वाले उसे बौनी कहने के ताने देते आए थे, लेकिन अब नीतीश भी। लेकिन आज उसके पति ने जो ताना दिया उसके सब्र को तोड़ गया। उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो क्रांति वहां पर आ गई और बोली, देख, एक मैं हूँ कि अपना दर्द किसी को भी नहीं बताती। मेरा सोना सा बेटा इस बौनी के साथ बद गया। हे भगवान, मेरी ही मति मारी गई थी जो इस बौनी को बहू बनाकर ले आई। माँ जी, आप ही गई थी मेरा रिश्ता मांगने। मेरे माँ बाप नहीं आए थे आपके यहाँ रिश्ता लेकर। बौनी तो है ही, उस पे से जबान भी चलाती है। निक्की चुपचाप वहां से चली गई। रात हो चुका था। नितेश सो चुका था। कुछ समय बाद निक्की को भी नींद आ गई। वो भी सो गई। रात को 2 बजे उसकी आंखें खुली तो उसको किसी के बतियाने की आवाज़ आई। उसने देखा नितेश कमरे में नहीं है। वह अपने रूम से बाहर निकली तो उसको क्रांति के रूम से आवाज़ आई, माँ, मैं इस बौनी को अब नहीं झेल सकता। माँ, मैं इस बौनी को अब नहीं झेल सकता। तुम्हारे कुंडली में मंगल दोष है। बस अब 1 साल की और बात है बेटा, फिर वो मंगल दोष इस बौनी पे आ जाएगा। फिर इसे घर से बाहर कर देंगे। फिर तुम और सिम्मी शादी करके आराम से रहना। हाँ माँ, जब जब इसकी शक्ल देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कब 1 साल गुजरेगा। निक्की ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुना। इन लोगों ने अपने मतलब के लिए मेरे से शादी की। इनके ऊपर मंगल दोष था, वह दोष हटाने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं इनके धक्के खाकर यहाँ से निकलूँ, उससे अच्छा है मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। यह सुनते ही निक्की रात में ही निकल गई। रात में सड़कें सुनसान थी, लेकिन अभी भी कुछ ढाबे खुले हुए थे। निक्की ने एक ढाबे पर जाकर पूछा, क्या मैं आपके ढाबे पे कोई काम कर सकती हूँ? इतनी रात गए तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? निक्की ने अपनी सारी बात बताई। उस ढाबे वाले मालिक को उस पे दया आ गई और उसने उसको वहीं पे ठहरने के लिए कहा। निक्की अब वहीं पे काम करने लगी।
1 साल बीत गया। इस ढाबे पे सब लोग मेरा खाना इतना पसंद करते हैं, क्यों ना मैं अपना ही ढाबा खोल लूँ। निकी ने अपना अलग से ढाबा शुरू किया और नाम दिया बौनी बहू का ढाबा। उसको अब यहाँ पर बहुत लोग जानने लगे थे, इसीलिए उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। और एक दिन वहाँ पे एक भिखारी आया। निकी को लगा वह चेहरा जाना पहचाना है। चेहरे पे घनी दाढ़ी, फटे कपड़े। भिखारी उसको देखते ही बोला, निकी, तुमने मुझे पहचाना? मैं जितेश। तुम मेरी जिंदगी से क्या गई? मैं तो बर्बाद ही हो गया। आप ऐसे भिखारियों से और इतने मैले कपड़े, आप तो ऐसे ना थे नितेश। आओ यहाँ बैठकर बताओ क्या हुआ है। निकी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे शादी अपना मंगल दोष हटाने के लिए किया था। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसी रात सब सुन लिया था, इसीलिए घर छोड़ने का फैसला किया था। मुझे माफ़ कर दो निकी। तुम्हारे दिल के बद्दुआ ने अच्छे और बुरे कर्म का मतलब मुझे समझा दिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सिम्मी से शादी कर ली, लेकिन वो तो दौलत की भूखे निकली। मेरा सब कुछ छीन लिया और वह हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली गई। माँ और मैं सड़क पे आ गए। माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और माँ मर गई। तुम्हें बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। आज बौनी बहू की रसोई मैंने सुना तो मैंने सोचा कि तुम ही क्यों ना हो, इसीलिए मैं देखने आ गया। मैं अपनी गलतियों का तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। जितेश, सोचा था कि दोबारा कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन आप मेरे पति हैं। अब ऐसी हालत में आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। चलो पहले खाना खा लो। उसके बाद जितेश निकी के साथ रहने लगा और रसोई में उसकी मदद करने लगा। जितेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, देखा माँ, आपकी बौनी बहू की रसोई कितनी अच्छी चल रही है। हम कभी इसके गुणों की कदर ही नहीं कर पाए। चलिए अब आप अपना मन छोटा मत करिए। आपको अपने गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। अब अच्छे से हंसी खुशी